हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज। तो क्षितिज में पाठ नंबर जो 7 है वो है मेरे बचपन के दिन। तो लेखिका उनकी है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा द्वारा एक बहुत ही अच्छा ये पाठ लिखा गया है लड़कियों के रवैये के बारे में। तो इनका उद्देश्य ही क्या रहा है कि बचपन के दिनों का मनोरम चित्रण करना, यानी कि बचपन के दिन इनके कैसे थे। उन्होंने अपनी ये एक बायोग्राफी ही लिखी है। इसमें लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया व स्वतंत्रता आंदोलन आदि के प्रसंगों का वर्णन करना इनका मेन मुख्य यहाँ पर मुद्दा रहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे बचपन के दिन की लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। क्योंकि जीवन परिचय देख लेने के बाद में, सुन लेने के बाद में हमारे को इनकी रचना जो है अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया गया था। 9 साल की क्या होती है, 9 साल की लड़की, तभी इनका विवाह कर दिया गया था। किंतु यह बंधन स्थायी नहीं रह सका, मतलब ये बंधन लंबे समय तक नहीं टिक सका था। इन्होंने अपना समय अध्ययन में लगाना आरंभ कर दिया और सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की मतलब पास किया। इनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल बन गई थी वहां की। इन्हें छायावादी हिंदी काव्य के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। इन्हें विभिन्न साहित्यिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इनका देहांत 11 सितंबर 1987 को हो गया था। प्रमुख रचनाएं इनकी देखिए, महादेवी वर्मा ने कविता, रेखा चित्र, आलोचना आदि अनेक साहित्य विधाओं में रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य ग्रंथ इन्होंने देखिए बड़े बड़े लिखे हैं। क्या क्या नाम है उनके? निहार, रशिम, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि, ये इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। नारियों के बारे में, यानी कि औरतों के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य लिखा है। तो इनमें क्या है, नारी साहित्य में देखिए श्रृंखला की कड़ियां, एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है इन्होंने। रेखा चित्र संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा। आलोचना ग्रंथ भी लिखे इन्होंने। हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, विभिन्न काव्य संग्रहों की भूमिकाएं। संपादन में है उनको चांद आधुनिक कवि काव्यमाला, ये उन्होंने संपादन भी किया है इन पत्रिकाओं का। साहित्यिक विशेषताएं देखिए, महादेवी वर्मा मूलतः कवित्री हैं तथा इन्हें अपनी काव्य रचनाओं के लिए ही अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। किंतु महादेवी जी ने हिंदी गद्य साहित्य के विकास में भी अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है। निबंध, आलोचना, रेखा चित्र संस्मरण आदि विधाओं पर महादेवी जी ने अपनी लेखनी सफलता पूर्वक चलाई है। इसके अतिरिक्त संगीत, चित्रकला, प्राकृतिक एवं पशु पक्षियों में भी महादेवी जी की रुचि रही है। इनके संबंध में भी उन्होंने गद्य शैली में लिखा है। महादेवी जी के निबंध साहित्य में जहां राष्ट्रीय स्वर मुखरित हुआ है, वहीं दीन दुखियों के दर्द व पीड़ाओं का भी वर्णन हुआ है। उन्होंने अपने निबंध साहित्य के शिक्षा और विद्या का सूक्ष्म अंतर बताते हुए भारत भूमि की प्राचीन उज्जवल परंपराओं और आधुनिक आवश्यकताओं की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया है। नारी जीवन के विविध पक्षों पर भी इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से प्रकाश डाला है। महादेवी जी का निबंध साहित्य समाज की पहचान करवाता है। नारी जागरण पर इन्होंने विशेष बल दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इनका साहित्य पढ़ने से हमारे को बहुत कुछ समाज के बारे में जानने को मिलेगा। तो इस प्रकार इन्होंने अपने साहित्य में समाज का प्रत्येक पहलू इन्होंने दिखाया है। भाषा शैली देखिए इनकी, महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य की भाषा भी उनके काव्य की भाषा की भांति ही अत्यंत सहज, स्वाभाविक एवं प्रभावमयी रही है।
कहीं कहीं गद्य में भी काव्यात्मक भाषा के दर्शन होते हैं। बीच बीच में तत्सम शब्दों के भरमार के कारण भाषा साधारण पाठक की समझ से बाहर हो जाती है। महादेवी जी की भाषा के दो रूप साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, विचारात्मक एवं भावात्मक। वो थॉटफुल भी होते हैं और जो भी आप उनकी भाषा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरी भावनाओं को छू रहे हैं या दूसरे की भावना आपको पता लग रही है। सटीक वर्णन, प्रभावशाली बिंब योजना एवं चित्रात्मकता इनकी शैली की अत्यंत प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मेरे बचपन के दिन पाठ है ये अभी अपन देखने, इसका मेन सार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के दिनों की प्रमुख घटनाओं का मनोरम चित्रण किया है। इन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखा है कि उनके खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। ये रवैया था उस वक्त समाज का, मतलब लड़कियों को चाहते नहीं थे उस समय। अतः 200 वर्षों के बाद महादेवी ने अपने परिवार में जन्म लिया। 200 वर्षों यानी कि 200 सालों के बीच में उनके परिवार में कोई लड़की नहीं थी। महादेवी के बाबा ने दुर्गा की पूजा करके कन्या को मांगा था। अतः महादेवी को बचपन में कोई कष्ट नहीं सहन करना पड़ा। यानी कि पहले लोग लड़कियों को जन्म देते या तो मार देते थे या जन्म ले भी लेती थी तो उसकी इज्जत आदर मान मर्यादा कुछ भी नहीं रखते थे। वो मतलब एक अलग से ही उसको अपना हिस्सा मानते थे। उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई। उनके लिए घर में ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि की पढ़ाई का प्रबंध किया गया था, किंतु उसकी माता ने उन्हें हिंदी पढ़ना सिखाया था। महादेवी ने बचपन में पंचतंत्र आदि का अध्ययन किया, किंतु उर्दू में उनका मन नहीं रमा। फिर उन्हें मिशन स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। उन्हें मिशन स्कूल की प्रार्थना और वहां का वातावरण भी रास नहीं आया। तब उन्हें कॉस्टवर्थ गर्ल्स कॉलेज की 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया गया था। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे छोटे से लड़के की जिस तरह से अवभगत होती है उसी प्रकार इनकी हर सुविधा का भी क्या है, लड़के की तरह इनका लालन पालन हुआ था और हर सुविधा का ख्याल रखा गया था। छात्रावास में रहते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान से महादेवी जी की मित्रता हो गई। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान भी क्या है, एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, कवित्री हैं एक। सुभद्रा कुमारी कविताएं लिखती थी। महादेवी जी को की माता भी भक्ति के गीत लिखती व गाती थी। उन्हें माता से ही कविता लिखने की प्रेरणा थी। इन्होंने पहले ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की संगति में रहकर महादेवी जी भी खड़ी बोली में हिंदी कविता लिखने लगी थी। जब सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला कि वह छिप छिप कर कविताएं लिखती हैं तो उसने इनकी कापियां ढूंढकर कविताओं का पता लगाया और सारे छात्रावास में इस रहस्य को उजागर कर दिया। तब दोनों में पक्की मित्रता हो गई। जब दूसरी छात्राएं खेला करती तो ये दोनों बैठकर तुकबंदी किया करती थी। तुकबंदी का मतलब लय में लय जोड़ करके शब्दों को लय में लय जोड़ के कविताएं रचा करती थी। सौभाग्य से वह तुकबंदी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप भी जाती थी। महादेवी जी की कविता पर पकड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे अब कवि सम्मेलनों में भी भाग लेने लगी थी। यह समय हिंदी प्रचार का समय था। महादेवी जी ने इस शुभ कार्य में अपनी कविताओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सहयोग दिया। कवि सम्मेलन में श्री हरिऔध, श्री पाठक, रत्नाकर जैसे महान मनीषी होते थे। ऐसे सम्मेलनों में महादेवी अपना नाम सुनने के लिए बड़ी व्याकुल रहती थी। अनेक कवि सम्मेलनों में महादेवी जी प्रथम स्थान पर रही। देखिए, इतनी उत्सुकता रहती थी कि मेरी जो कविता है कब इन लोगों को मैं सुनाऊं, मेरा नंबर कब आए, कब मैं स्टेज पे जाके खड़ी हूं। तो स्टूडेंट इसी तरह आप भी क्या है अपनी कोई कविताएं लिखिए और लोगों को सुनाने के लिए आतुर रहिए कि कब मैं स्टेज पे चढ़ूं, कब मैं सुनाऊं। तो इस तरह से अपना दिल खोल के रखिए। एक कवि सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार के रूप में उन्हें चांदी का नक्काशीदार कटोरा मिला था। इन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन में आए थे। उन दिनों आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना हुआ था। महादेवी जी और उनकी अनेक सखियां अपने जेब खर्चे में से पैसे बचाकर देश हित के लिए देती थी। देखिए स्टूडेंट्स,
कितनी भावना थी देश के लिए उन लड़कियों में उस वक्त। वे अपने जेब खर्चे के अंदर से एक एक रुपया 2-2 रुपया बचा के रखती थी कि जब महात्मा गांधी आएंगे तो देश के लिए उनको दे देंगे। तो ऐसी भावना अपने में भी रखिए। देशभक्ति की भावना यदि आप में है तो आप देश में रहने के लायक हैं, आपको देश से प्यार है। महादेवी जी ने गांधी जी को पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा दिखाया। गांधी जी ने उस समय उनकी कविता तो नहीं सुनी, उनका वह कटोरा अवश्य रख लिया। महादेवी अपने कटोरे को देश के प्रति अर्पित करके बहुत प्रसन्न हुई थी, बहुत ज्यादा खुश हुई थी। महादेवी वर्मा के छात्रावास में अनेक स्थानों से आई हुई छात्राएं भी रहती थी। जैबुनिसा नाम की एक मराठी लड़की महादेवी जी का महादेवी जी की कमरे की अगर साफ सफाई का काम भी देखती थी। यह हिंदी और मराठी दोनों भाषाएं बोलती थी, किंतु वहां रहने वाली उस्तानी जीनत बेगम को मराठी बोलने पर ऐतराज था। किंतु जैबुन कहती है कि हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। वहां अवध से आई हुई कन्याएं भी अवधी बोलती थी और बुंदेलखंड से आई हुई बालिकाएं बुंदेली ही बोलती थी। सभी छात्राएं एक मेस में खाना खाती थी और एक प्रार्थना का उच्चारण करती थी। वहां कोई विवाद नहीं था, अर्थात वहां सांप्रदायिक भावना का नामो निशान भी नहीं था। देखिए कितना मतलब प्यार था आपस में, कोई जाति विवाद धर्म कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था पहले। अब यहाँ में क्या है, दोनों सारी सारी जो छात्राएं हैं वो मिलकर के छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में रह रही हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है, एक दूसरे की हेल्पफुल बनी हुई हैं। आगे देखिए, महादेवी ने विद्यापीठ में अपने पर बेगम साहिबा का किस्सा लिखते हुए कहा है कि जब वह विद्यापीठ में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई तो भी उनके बचपन के संस्कार बने रहे। जिस भवन में महादेवी जी रहती थी उसी में जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी बेगम आग्रह करती थी कि महादेवी उन्हें ताई कहे। बेगम के बच्चे महादेवी की माँ को चची जान कहते थे, चची जान। दोनों परिवारों में अत्यधिक प्रेम था। बच्चों के जन्मदिन भी मिलकर मनाए जाते थे। बेगम साहिबा अपने बच्चों को तब तक पानी नहीं देती थी जब तक महादेवी उन्हें राखी न बांधे। इसी तरह मुहर्रम पर उनके लिए भी नए वस्त्र बनते थे। देखिए दोनों परिवार, एक परिवार हिंदू है एक परिवार मुस्लिम है, लेकिन वो दोनों ही सारा का सारा जितना भी अपना त्योहार है, दिन है, बड़े वार हैं, वो सारे के सारे मिलकर मनाते थे। कोई भी किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं था। कितना प्यार था दोनों परिवारों में। इसी प्रकार महादेवी जी के छोटे भाई के जन्म के अवसर पर बेगम साहिबा ने उनके पिता से कहकर नेग लिया तथा बच्चे के लिए नए वस्त्र बनवाए। बच्चे का नाम भी बेगम ने ही मनमोहन रखा था। वहीं मनमोहन बड़े होकर जम्मू और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर बने थे। घर में अवधी बोली जाती थी किंतु बाहर हिंदी व उर्दू का प्रयोग होता था। आरंभ में भारतवर्ष के वातावरण में जितनी निकटता व स्नेह का भाव था, यदि उतना बाद तक बना रहता तो भारतवर्ष की कहानी आज कुछ अलग प्रकार की ही होती। तो यहाँ भी ये स्पष्ट करना चाहती है लेखिका कि हमारा उस मुस्लिम परिवार के साथ कितना प्यार था और वो प्यार आज तक दुनिया में चलता तो सारे के सारे हिंदू मुसलमान परिवार इसी तरह रहते तो आज हमारा भारत एक अलग प्रकार से ही दिखता। मतलब एक संपूर्ण भारत एक समानता का बहुत बड़ा चित्र दिखाई देता। तो स्टूडेंट्स ये आप लेसन को 2-3 बार इसको सुनिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।